राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में आज से नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हिंदी साहित्य के हैं, उनके लिए मैं 1000 प्रश्नों की 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ, पुराने प्रश्न पत्रों की, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने वाली है। क्योंकि जैसे सेट का नोटिफिकेशन, सेट एग्जाम तभी ली जाती है जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली होती है। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 को टारगेट कर क्योंकि मैं खुद हिंदी साहित्य से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगी, क्योंकि मेरा नेट सेट क्वालिफाई है, तो मेरा सपना है 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और जिन विद्यार्थियों का नेट सेट क्वालिफाई होगा उन विद्यार्थियों का भी सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा। तो आज से हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के जितने भी एग्जाम में है, मतलब जितने भी राज्य में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी, यानी कि जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई होगी। यूजीसी नेट की हर 6 महीने में एग्जाम होती है। फिर सेट भी हर राज्य की अपनी अपनी पात्रता परीक्षा होती है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के, उन सभी प्रश्नों को मैं इस क्लास में कराऊंगी, ताकि जितने ज़्यादा हम पीवाईक्यू लगाएंगे, यानी कि जो पुराने प्रश्न पत्र लगाएंगे, तो हमें हूबहू वही प्रश्न हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, सिलेबस वो का वही होगा, है ना, सब्जेक्ट तो का वही होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा कहाँ से? वो क्या करते हैं, जो प्रश्न पत्र बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो हर राज्य की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठाते हैं और वहां से प्रश्न चुनते हैं और हमारी परीक्षा में प्रश्न बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको डेली क्लास में करवाऊंगी। हम डेली 25 प्रश्न करेंगे और उन 25 प्रश्नों को मैं आपको डिटेल से हल करवाऊंगी। सारे ऑप्शन हम देखेंगे कि आसपास से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने 10,000 लिखा है, पर 10,000 से ज्यादा प्रश्न मैं आपको करवा दूंगी। और ये क्लासेस जब तक चलेगी जब तक कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम नहीं होती। और ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं है, जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं और नेट के विद्यार्थी हैं और सेट के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न वैसे ही रामबाण होंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अभी परीक्षा होने वाली है 11 जनवरी 2026 को सेट की एग्जाम है, और 31 दिसंबर से यूजीसी नेट की एग्जाम हो जाएगी, जो 10 जनवरी तक चलेगी। तब आपका हिंदी साहित्य का पेपर कब होता है हमें पता चल जाएगा। शेड्यूल कुछ दिन पहले जारी हो जाएगा, तो वो सभी विद्यार्थी क्लास ले, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, वो विद्यार्थी चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले तो, क्योंकि हमारा चैनल छोटा ही अभी नया नया बनाया मैंने। और ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं मेरी तरफ से क्योंकि मैंने खुद नेट सेट प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करा है, तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैं फ्री में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जो विद्यार्थी सेट के हैं या नेट के हैं, उनके लिए मैंने 2022 का पेपर और 2024 का पेपर डिटेल में हल करवाया है। तो आप जाकर देखिए, आपको सारी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो पेपर 1 की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। हमारी 17 क्लासें हो गई हैं, जिसमें से जो मैंने पेपर हल करवाए हैं वो पेपर भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं।
2024 के और 2022 के। साथ में मैंने सिलेबस की डिटेल वीडियो सारी इस प्लेलिस्ट में डाल रखी, पेपर 1 के लिए जो यूजीसी नेट और सेट दोनों को टारगेट करके मैंने बनाई है। फिर हम एमपीजी के जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन सब्जेक्ट रहेगा पेपर 1, तो एमपीजी के मैं मेरे चैनल पर पढ़ा रही हूँ, तब जाकर वीडियो देखिए। मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। और जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के, तो हिंदी साहित्य भी मैं अपने चैनल पर पढ़ा रही थी, तो ये क्लासें भी आप देखिए, आपकी ये क्लासें बहुत हेल्पफुल होगी। अब हम पेपर करना शुरू करते हैं, पुराने प्रश्न पत्र लगाना कि कैसे प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो ये आज से आपकी क्लास शुरू होने वाली है। आज मैंने सब चीजें बता दी आपको कि हम कैसे क्या तैयारी करेंगे, और ये क्लासें अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये क्लास लेनी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ यही प्रश्न आपको, अगर आपने ये 10,000 प्रश्न मेरे साथ कर लिए तो आपका एक भी प्रश्न, हमें पता है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी कि 600 नंबर का हमारा पेपर 2 होगा। तो हमें किसी भी कीमत में 600 में से पेपर 2 में हमें टारगेट रखना है कि 500 नंबर हमें लेकर आने हैं। तो हम 500 नंबर का टारगेट लेकर चलेंगे, तब आसानी से हिंदी साहित्य में इतने नंबर लेकर आ जाओगे। मैं कैसे तैयारी करूंगी, क्या क्या मेरे किताबें रहेगी, कैसे मैं पढ़ूंगी, सारी रणनीति मैं आपसे इस चैनल पर बताऊंगी, तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े वो उनका भी सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का होगा। तो हिंदी साहित्य में मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा साकार। आज हमारी पहली क्लास है, हम 25 प्रश्न करेंगे, और आप आज क्लास लेकर देखना, आपको खुद पता चलेगा कि मैं कैसे क्या आपको पढ़ाऊंगी। इसमें हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी, सेट की एग्जाम हुई थी, वो सारे प्रश्न मैंने उठाए हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल, भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह यूजीसी नेट और सेट के विद्यार्थियों की जो यूनिट है 2, ये पूरी हिंदी साहित्य का इतिहास दे रखी, और ये पूरी यूनिट एक तरफ और पूरी 8 यूनिट एक तरफ, 9 यूनिट एक तरफ। तो पूरी जो यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पूरा समुद्र है। तो जो विद्यार्थी नेट और सेट के हैं, उन्हें यूनिट 2 के लिए सिर्फ आप ये मेरे पुराने प्रश्न पत्र जो मैं करवा रही हूं, अगर आप ये प्रश्न पत्र भी लगाते हो, आपके इस यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न आपको मेरी क्लास से देखने को बनेंगे। 100% मैं गारंटी लेती हूँ। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, उनके लिए तो पूरा ही हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना है। तो आज से हम प्रश्न लगाना शुरू कर रहे हैं, यहीं से आप देखना आपको प्रश्न मिलेंगे। और ये पूरा नया संस्करण की बुक में लेकर आई हूँ, जिसमें 13,000 से ज्यादा एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो हम डेली 25-25 प्रश्न करेंगे। तो एग्जाम जब हमारी हो गया, हम खुद देखेंगे कि आप कैसे 10,000 प्रश्नों का आपका पूरा एक कॉम्बो बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक नई फ्रेश बुक लेनी है, कॉपी लेनी है, पेन लेकर बैठना है, और जो प्रश्न मैं करवाती हूँ आपको लिखना है। फिर देखो हर प्रश्न का डिटेल से सोल्यूशन भी दे रखा है, तो इनसे आसपास ही हमारे प्रश्न बनेंगे। तो आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि हम डेली आप क्लास नहीं देख सकते हो, आपको क्लास सिर्फ एक बार देखनी है, नोट्स बनाने और उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और जितने ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे, वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आज पहली क्लास थी, इसलिए आपको सारी जानकारी इस क्लास में दी है। पहला है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन। इससे हमारे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे 25 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, आपको ध्यान से क्लास को देखना है, बिना स्किप किए हुए मेरी सारी बातें सुनना है और चीजों को नोट करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समावेश रूप होने से
वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादर तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। अब ये जो कथन दिया गया है ये किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये जो कथन कहा है ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 की एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारे यही प्रश्न आपको यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है। नेट में और सेट में ये प्रश्न पूछा गया है। आप पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखना, आपको हुबहू ये प्रश्न मिलेगा। तो अब इसके बारे में डिटेल में क्या कहा गया है कि इतिवृत्त और आलोचना का समावेश रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुई थी। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। अब जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, जो हिंदी साहित्य से नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, हर विद्यार्थी रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बुक सभी विद्यार्थियों पर लगभग होती है। ये बुक मैंने भी पढ़ी है और इस बुक का प्रकाशन वर्ष क्या दिया है 1929। इसी बुक का ये कथन उठाया गया है। तो आप जिन विद्यार्थियों के पास ये बुक नहीं, बुक लाइए और आप इस किताब को पढ़िए। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये आलोचक रामचंद्र शुक्ल बहुत प्रसिद्ध आलोचक है। इन्होंने हर कवि और लेखक के ऊपर सटीक बातें कही हैं और जो इन्होंने कथन कही है वो आप खुद देखना कि रामचंद्र शुक्ल से हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न बनते ही हैं उनके कथन से या उन्होंने जो आलोचनाएं की है वहां से। आपने पता होगा क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता है, आपके प्रश्न आता है, अगर आपको किसी आलोचक का नाम याद ना हो तो आप ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाकर आ सकते हैं क्योंकि ज्यादातर कथन आलोचना रामचंद्र शुक्ल ने ही की है। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब हम इसे कैसे याद रखें कि आलोचना का समावेश, तो ज्यादातर आलोचनाएं रामचंद्र शुक्ल ने ही की है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम इसे याद रख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ज्यादा ही आलोचनाएं करते थे, चुगली करते थे। तो इतिवृत्त और आलोचना का समावेशित रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हम है ना सभी कथन पूरे याद नहीं रख सकते। तो हमें कथन कैसे याद रखना है? हर कथन का हम कुछ कीवर्ड याद रख लेंगे जिससे हम वो चीजें याद हो जाएगी। तो इतिवृत्त और आलोचना का समावेशित रूप का प्रकाश स्तंभ बना है। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हमारे कितने प्रश्न है कि पर हमने कितनी सारी चीजें इसमें देखी। आपसे पूछा जाए अब कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? समीक्षक और आलोचक है। यह भी पूछा जा सकता है, ये कथन दे देंगे कि कथन किस किताब से लिया गया है। तो ये कथन हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न 1 है ना, उत्तर 1 प्रश्न अनेक है ना। हम एक प्रश्न से कई प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं। हम 25 प्रश्न तो करेंगे पर इन 25 प्रश्नों में 4 ऑप्शन से आप लगभग आज 100 प्रश्न करके जाओगे ना इस ऑप्शन से। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? अब हम ऑप्शन में पढ़ते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कि डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा था। मेरी क्लास चल रही, बाद में कॉल करूंगा ना। तो किसने कहा था? पहले हम देखते हैं प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है। यूपी पीएससी जीआईसी की एग्जाम 2021 में प्रश्न पूछा गया है। और देखिए यही प्रश्न कब रिपीट हुआ था? जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 की भर्ती में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो किसने कहा था? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है ना। अब इसके बारे में और डिटेल में क्या कहा गया है हमें पढ़ते हैं। कहा गया है कि
हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया था। आदिकाल को आधार काल नाम एक और किसने दिया है? सुमन राजे ने। आपको याद रखना है, आधार काल नाम एक तो मोहन अवस्थी ने दिया है और एक किसने दिया है? सुमन राजे ने दिया है। आपको एक फ्रेश नोटबुक लेनी है, इसमें आपको ये चीजें नोट करनी है, क्योंकि ये जो मैं आपको जो सीरीज है आपके लिए तैयार कर रही हूं, यह आपके लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और सेट, इन तीनों एग्जाम के लिए ये सोच लिया आपके रामबाण होगी ना। एक बोलते ना ब्रह्मास्त्र हमें चाहिए ताकि हमें एग्जाम क्वालिफाई कर ले। तो आप खुद देखना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और जब हम ये सीरीज की आप 10 से 15 क्लासें कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ प्रश्न कैसे बनते हैं और मुझे कितने, क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं पर हमें ये नहीं पता प्रश्न कैसे कहाँ से बनते हैं। और पीवाईक्यू मैं आपको करवा रही हूँ तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आधार काल नाम किसने दिया? तो मोहन अवस्थी ने दिया है और सुमन राजे ने। अब आप कैसे याद रखोगे कि मोहन अवस्थी ने आधार काल किया है? और अवस्थी यानी कि अस्थाई आधार, किसी भी चीज की अवस्था उसका आधार होती है ना। अवस्था मैं आपको याद करवा रही हूं कि अवस्था किसी भी चीज का आधार होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहन अवस्थी यानी कि अवस्था से आधार काल है ना। ऐसे ट्रिक से हम याद रखेंगे तो चीजें हम याद रखेंगे। अब आदिकाल को उन किन किन वैज्ञानिकों ने, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, नामकरण दिया है, हम पढ़ते हैं। चारण काल किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये एमपी एपी 2025 की जो एग्जाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2024 वाली, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यही आरंभिक काल दिया है मिश्र बंधु ने। बीजपन काल दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सीमंत काल का है राहुल सांकृत्यायन ने। वीरगाथा काल का है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संध्या चारण काल का है रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल का है सुमन राजे और मोहन अस्थानी ने, है ना। जयकाल का है रामशंकर शुक्ल रसायन ने। ये मोस्ट आईएमपी चीजें हैं, आपको नोट करनी है, क्योंकि नेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। सारे जो प्रवक्ता दिए गए सारे पूछ लिए गए हैं ना। पुराने प्रश्न उठाकर देखना, सेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से प्रश्न हमारे बनेंगे, इसीलिए मैं ये बार बार बोलती पीवाईक्यू कहाँ से करें मैम, कहाँ से करें। तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी अगर क्लासें भी ले लोगे तो आपके पीवाईक्यू, आप सोचिए हम 10,000 लगभग 13,000 पीवाईक्यू हम पढ़ लेंगे तो प्रश्न बाहर कहाँ से जाएंगे। सिर्फ हमारे 150 प्रश्न बनेंगे और 150 में से ही लगभग 100 प्रश्न आपकी मेरी क्लास से बन जाएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ है। देखिए इसी प्रश्न से कितने सारे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शीर्षक से लिखा गया था, तो इसे पहले क्या नाम दिया गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास। तो इसे क्या कहा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। अब ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021, एलटी हिंदी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 24/7/2018 की सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 3 परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका डिटेल में क्या दिया गया है? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तक लिखी है और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में आचार्य विश्वनाथ प्रकाश द्विवेदी ने ग्रंथ लिखा है।
तो जो हम डिटेल से पढ़ रहे हैं यहाँ से भी हमारे कितने प्रश्न बन जाते हैं। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जो नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। इसे भूमिका में इसका नाम क्या दिया गया था, हिंदी साहित्य का विकास। अब हिंदी साहित्य का विकास पुस्तक 1929 में प्रकाशित की थी। यह पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है 1940 में, और हिंदी साहित्य का अतीत लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 2 भागों में लिखी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। इसका लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिंकॉट। तो ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक क्या है, जॉन गिलक्राइस्ट। क्या है, जॉन गिलक्राइस्ट इसके लेखक है। फिर क्या गया है इसके बारे में आगे, जॉन बेकार्त गिलक्राइस्ट ने सन 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तान विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। ये ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1887 और हिंदुस्तानी ग्रामर 1976 इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इनकी कौन कौन सी बुक्स दी गई हैं, अब देखिए इसमें एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी दिया गया है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1787। हिंदुस्तानी ग्रामर बुक किनकी है, जॉन गिलक्राइस्ट की बुक है। तो हमें याद रखना है कि जॉन गिलक्राइस्ट की 2 बुक है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ग्रामर। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं, हिंदुस्तानी विभाग के 1800 में वहां के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। यानी कि हमें प्रश्न पढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या दिया है ना, नहीं का ध्यान रखना है, क्योंकि हम हड़बड़ी में नहीं पढ़ते हैं, मतलब नहीं का ध्यान नहीं रखते हैं और प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो कौन सी बुक मिश्र बंधु की नहीं है, किताब बिंदु वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वी कल्प। तो क्या है, पृथ्वी कल्प पुस्तक मिश्र बंधु की नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पर 3 किताबों के नाम मिले हैं, तो ये तीनों किताबें किसकी, मिश्र बंधु की हैं। अब पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, तो इसके रचनाकार कौन है, पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पृथ्वी कल्प पुस्तक के लेखक कौन है, गिरजा कुमार माथुर। और इनकी गिरजा कुमार माथुर की और कौन कौन सी किताबें हैं, मंजर, नाश, निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, चमकीले आदि माथुर जी की कृतियां हैं। तो क्या क्या है इनकी, एक तो मंजीर है, नाश और निर्माण है, धूप के दान है, शिलापंख, चमकीले है, ये गिरजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। और क्या लिखा गया गिरजा कुमार माथुर के बारे में कि ये तार सप्तक के 1943 में प्रमुख कवि थे। तो तार सप्तक के पूछा जाए कि गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि कब रहे, तो 1943 में तार सप्तक के प्रमुख कवियों में इनकी गणना की जाती है। भारत विनय पद्य, बूंदी वारिस पद्य, पुष्पांजलि गद्य पद्य, लेखक संग्रह, मिलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। तो अब यहाँ से मिश्र बंधुओं की रचनाएं क्या क्या दे रखी है, भारत विनय, बिंदु वारिस और पुष्पांजलि ये और मैत्री मिलन, ये चारों किताबें मिश्र बंधु विनोद की हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचन की दृष्टि से इनकी रचनाएं हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। तो इन सभी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है, हिंदी नवरत्न रचना महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में ना, जब मैंने पीवाई के सोल्व किए थे नेट के, तो वहां से पूछा गया था कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 भागों में विभाजित है और इसमें 5000 कवियों का
लगभग कवियों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। तो देखिए हमने एक ही प्रश्न से लगभग 10 प्रश्न यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ 3000 तो प्रश्न करवाऊंगी, समय डिटेल से हम कितने ही प्रश्न यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो क्या है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पूछा गया है यूपीपीएससी जीडीसी 2021। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। क्या है लेखक? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्या है यह? इसका आंसर है 1। ग्रियर्सन ने यह ग्रंथ 952 कवियों को शामिल किया है तथा किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो आपसे पूछा जाए तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने। और किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इसका किया है 1957 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकाली गई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका प्रकाशन किया था। हमारे 6 प्रश्न हो गए हैं। आप देखिए हम पीवाईक्यू के साथ साथ प्रश्न याद नहीं तो आपकी क्लास डेली लेनी है। अब हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्य धारा के जो संग्रहण करता है साहित्यकार, उनका नाम क्या है? महाउपाध्याय अजय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर हमीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्य इतिहासकार का नाम महापंडित राहुल संकृत्यायन है और यह एक इतिहास ग्रंथ है। इसे यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्राएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्राएं, किन्नर देश में, चीन में देखा और रूस में 25 मास। यानी कि जो हिंदी काव्यधारा के महासंग्रहणकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महापंडित राहुल संकृत्यायन, है ना। क्या है? राहुल संकृत्यायन। इन्हें क्या कहा? इन्हें यह एक इतिहास ग्रंथ है और इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? राहुल संकृत्यायन को कहा जाता है। इनकी कौन कौन सी यात्रा? मेरी लद्दाख यात्रा ये नेट में लगी हुई है और सेट की एग्जाम में लगी हुई है। मेरी तिब्बत यात्रा लगी हुई है। फिर किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मार्च, ये इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। तो ये यूपीजीडीसी 2021 में पूछा गया है। तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहणकर्ता कौन है? राहुल संकृत्यायन। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम 2 उपशीर्षक से विभाजित किया था? तो किसने दिया था? देखो अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था ना कि आदिकाल के अन्य नामकरण, तो यहाँ दिया गया है कि संधि और चारणकाल नाम आदिकाल को किसने दिया था? रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, राम लेखावन पांडे ने, राम कुमार वर्मा ने कि गणपति चंद्र गुप्त ने? तो ये पूछा गया है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक भर्ती 2018। तो जो राजस्थान की ग्रेड 1 की एग्जाम होने वाली उनके लिए भी, यानी कि जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सभी एग्जामों को
ये PYQ हेल्पफुल होंगे, तो आप सभी को टारगेट कर ये क्लास चल रही है। अब इसमें क्या दिया गया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा है। तो किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है। अब 2 उपशीर्षकों से विभाजित किया है, तो इसके कितने उपशीर्षक है, 2 उपशीर्षक। रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों में उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। तो चारण काल, सिर्फ अगर चारण काल पूछा जाए तो किसने कहा है, ग्रियर्सन ने। वीरगाथा काल का है शुक्ल ने, आधार काल का है सुमन राजे ने, और राहु सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल का है। ठीक है, तो आदिकाल को ये सब नाम दिए हैं। तो चारण काल और संधि काल किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास जो पुस्तक लिखी है उसके लेखक कौन है, नामवर सिंह, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। ये पूछा गया है UKPSC लेक्चरर 2020, GIC PGT 2009। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बुक लिखी है। ये 2 भागों में किताब है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। अब क्या कहा गया है आगे इसके बारे में, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर गणपति चंद्र ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। अब आपको क्या करना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे एक पेज पर आपको सारी किताबों के नाम लिख लेने हैं और उनके लेखक लिख लेने हैं, ताकि आप जब याद करो तो आपको कोई भ्रम ना हो। अब क्या कहा गया इसके बारे में, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का क्या है, आलोचना का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। फिर नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक साहित्य का की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना के मुख्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो कितनी किताबें, हम देखो हमारे यहाँ से 4 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं। तो पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास लिखा है रामकुमार वर्मा ने, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह ने, ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हमारा 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा ने। यह पूछा गया है यूके उत्तराखंड PSC लेक्चरर 2020 में पूछा गया है। तो इसके बारे में डिटेल में क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंडों में पूछा जाएगा कि नागरी प्रचारणी का वृहद इतिहास जो है यह कितने खंडों में, 16 खंडों में है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। इतवार दला हिंदू लिटरेचर हिंदुस्तान में
तो ये किस में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। गार्सादा तासी ने सबसे पहले प्रयास किया था। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर में 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। फिर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को समावेश किया था। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान गार्सादा तासी ने। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर, ठीक है। और हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है ये नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से निकाला गया था और यह 16 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। अब जो मिश्र बंधु हैं, हम मिश्र बंधु पढ़ते हैं तो इनमें से कौन कौन से लेखक शामिल होते हैं? तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन से लेखक शामिल है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी या गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो जो मिश्र बंधु हैं इनमें 3 भाई शामिल हैं और तीनों भाई के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु के नाम से विख्यात हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे, इन तीनों का सरनेम समान है, इसलिए इन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। और क्या कहा गया है मिश्र बंधु के बारे में? तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है जो 3 भागों में विभाजित है। इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में। यह इसका चौथा भाग 3 भागों का, ये 4 भागों में है ना, 4 भाग में है, पर जो इसके 3 भाग है वो 1913 में प्रकाशित हुए और जिसका चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु ने कुल 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन मिश्र बंधु विनोद में किया है जो 4 भागों में विभाजित है। इसके 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था, इसके चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 में सॉरी। अब हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया है। अब मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। तो क्या कहा है मिश्र बंधुओं ने? मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया था। शुक्ल ने, अब पूछा जाए कि शुक्ल ने रीतिकाल को क्या, ये पूछा जाए कि रीतिकाल का नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के आधार पर रीतिकाल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। रमा शुक्ल शंकर रसाल ने इसे कलाकाल काल की संज्ञा दी है। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। तो रीतिकाल का समय क्या है? 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल ने इसे कलाकाल कहा है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। अब देखिए ये प्रश्न कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021, डीएसएसबी टीजीटी 18 में, ये दोनों में 25 में, 2018 23/7/18 में, 25/7/18 में पूछा गया है। जीआईसी प्रवक्ता
राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती यानी कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जून 2007, पेपर 2 यूपी टीजीटी 2001 और यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज में। यानी कि एक ही प्रश्न कितनी बहुत सारी परीक्षाओं पूछा गया है ये प्रश्न, पर यहाँ पे कुछ ही परीक्षाओं का डाटा दिया गया है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया था? ये दिया था राहुल संकृत्यायन ने। क्या कहा गया है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम राहुल संकृत्यायन ने दिया था। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नाम क्या दिया है ना, क्या कहा है? चारण काल दिया है ग्रियर्सन ने। अब देखो यहाँ पर मिश्र बंधु का पूछ लिया गया, राहुल संकृत्यायन का पूछ लिया गया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का भी पूछा जाएगा, किसका भी हमसे पूछा जा सकता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। बीजपन काल का है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल का है शुक्ल ने, संकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल, संधि चारण काल। देखो अभी संधि चारण काल का प्रश्न बना था ना, तो किसने कहा है? सिद्ध वो चारण काल का है रामकुमार वर्मा ने, और आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न तो एक पढ़ रहे हैं पर कितने सारे प्रश्न हम साथ में तैयार होते जा रहे हैं। हमारे एक प्रश्न से लगभग 5 से 6 प्रश्न हमारे तैयार हो रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? अभी हमने जो किसी प्रश्न की जब डिटेल पढ़ा था वहां पर मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का जो संवेदना का स्वरूप किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। यही प्रश्न वापस रिपीट हुआ है, सिर्फ प्रश्नों का वही है, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। तो हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास का प्रकाशन हुआ था 1986 में, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसका प्रकाशन किया था। अब भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या, इसके लेखक है रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अभी डिटेल से इसलिए दिया गया है कि जब ये प्रश्न पूछा गया है तो इसके आसपास से भी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो डिटेल में आपको बता रही हूँ ये भी आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ हमको इस डिटेल सोल्यूशन में मिल रही हैं। और क्या कहा गया है इसके बारे में आगे, ये सारी बुक के नाम आपको लिखने हैं, क्योंकि ना हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूनिट है बहुत बड़ी है, इसमें कितनी रचनाएं आपको याद करनी होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास कृष्ण शंकर शुक्ल, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, राजस्थानी भाषा का साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आयदा इतिहास सुमन राजे, और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ ने लिखा है। अब हमारा अगला है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का अद्युत्थान, हिंदी साहित्य का पीठिका। तो क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम भाग का नाम दिया था नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित क्षेत्र से पूर्ण की गई 3 बड़े परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी है, जिसमें सभा में 1953 में स्वीकार किया गया था। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2 खंड है, जिसमें साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रीय एवं बीच में कुल 12 खंडों में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध बंद है, जिसमें प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है और दूसरे भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य का विकास, है ना। तो हमें याद रखना है कि 12 खंडों में यह पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। अब अगला है हमारा असंगत विकल्प को चुनिए।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी बापू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मण सागर वैष्णव। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा। तो जब हमें पता होगा कि किस लेखक की कौन सी रचना है तो हम आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये हिंदी साहित्य की जो 20वीं शताब्दी है इसके लेखक क्या है, नंद दुलारे वाजपेयी इसके रचिता है ना। तो क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य का जो 20वीं शताब्दी है श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है, यह रचना 1942 में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। नंद दुलारे वाजपेयी की अन्य प्रमुख कृतियां जयसंगा प्रकाश 1940, आधुनिक साहित्य 1950, माई प्रसाद सूरदास महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत नया साहित्य नए प्रश्न 1955, धृति और शैलिया, यह नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियां है। अब हमारा अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्तियों का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्मित हो सकता बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब क्या कहा है, काल प्रवृत्तियों का जो निर्माण है निर्णय प्राप्त ग्रंथियों की जो संख्या है संख्या द्वारा निर्माण नहीं हो सकता है बल्कि काल का जो कि मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शुक्ल के कथन क्या है, शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है यह एक अलग काल माना जाया है, उसका नामकरण निम्न रचनाओं के फलस्वरूप हुआ है। काल विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर बनाकर करना चाहिए। युगों का जो समांकन मूल प्रवृत्तियों का आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए और काल की मुख्य प्रवृत्तियों का निर्माण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। तो ये सब हमारे शुक्ल के कथन है। तो हमें ये कथन याद करने, क्योंकि ऐसे ही कथन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और दिया जाएगा कौन सा कथन किसका है। तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन पढ़ा है, आपको कॉपी में नोट करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है। गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथों में कवियों का कालानुक्रम प्रस्तुत किया है। शिवसी सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों लेखकों के कालानुक्रम वर्गीकरण किया है। तो हमने पढ़ा था अभी कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ के कवियों में कालानुक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है, विवरण किया गया है। कालानुक्रम विवरण किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत ऑप्शन है ये वाला, ये कथन हमारा असत्य है। अब क्या कहा गया है, यहाँ पर उपयुक्त विवरण में गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ का संबंध सही नहीं है, क्योंकि गारसादा तासी ने उर्दू हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। पहला संस्करण 2 भागों में विभाजित हुआ था, वर्णानुक्रम पद्धति से प्रकाशित हुआ है। तो कालानुक्रम ना होकर क्या है, वर्णानुक्रम। देखो मैं ना ऐसे छोटे छोटे पॉइंट याद करने होंगे, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तभी चीजें हमें याद रहेंगी। शिवसी सेंगर द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिवसी सरोज में कवियों का जो जीवन चरित्र है उनके कवियों का उदाहरण दिया गया है। तो हमें याद रखना है कि क्या चीजें इसमें दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उक्ति किसकी है, यह उक्ति किसकी है, मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। तो कथन किसका है, शुक्ल का कथन है। हम देख लेते हैं यहाँ मिश्र बंधु के बारे में। उपयुक्त कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है, हमारा इसका सही ऑप्शन आएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन का सबसे पहले हमें मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। तो यह कथन किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह कथन कहा है। क्या कहा है इन्होंने कि
यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा ने। अब शुक्ल ने कहा, क्या कहा है मिश्रबंधु के बारे में कि मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह तथा मिश्रबंधुओं को श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलन करता कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह किसने कहा? शुक्ल ने। तथा परिश्रमी संकलन करता किसे कहा जाता है? मिश्रबंधु को कहा जाता है। और इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले प्रयास राम कुमार वर्मा ने कहा है कि मिश्रबंधु विनोद में पाया जाता है। और मिश्रबंधु विनोद के लेखक कौन है? मिश्रबंधु विनोद। हमारा 20 प्रश्न चल रहा है। आज हम 20 प्रश्न तक ही क्लास को करेंगे, क्लास बहुत बड़ी हो गई है ना। तो हम आगे के प्रश्न अगली क्लास में करेंगे। तो हमारा 20वां प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही है? इसमें अनेक कवियों को अज्ञात थे प्रकाशन में लाया गया है और उनके साहित्य का महत्व मूल्य आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग 1917वीं ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुआ था। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो क्या सही है इसमें? इसके चारों भागों में 3000 गलत है, हमने पढ़ा था ना। इसके चारों भागों में 5000 कवियों का विवरण मिलता है। देखिए आपको ऐसे प्रश्न बनेंगे, इसलिए अगर अपन थ्योरी इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया है। तो अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है, तो प्रश्न आपके वहां पे भी हेल्पफुल रहेंगे। तो इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है और इसमें 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। तो मिश्रबंधुओं की रचनाएं मिश्रबंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है और मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था वह 1970 में हुआ था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था 1991 में। तो आज हमने 20 प्रश्न देखे। हमने यहाँ देखे तो 20 प्रश्न में, पर आपने जब डिटेल से पढ़ा तो हमने लगभग 40 मिनट में कितने समय हो गया हमारा? 40 से 50 मिनट में हमने 1 घंटे में हमने कितने 100 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। तो हम अगर डेली ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप देखना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं या चैनल पर पेज नहीं है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये सिर्फ राजस्थान मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, जो नेट सेट ये सभी ये क्लासें नेट सेट राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएपी और एमपीएपी ये सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास हेल्पफुल है, क्योंकि सभी में हिंदी साहित्य पूछा जाएगा, है ना। तो आपको आज पहली क्लास थी, कैसी लगी आप बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अब अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।